नमस्ते। तो आज हम हिंदी की दो बहुत ही मशहूर और डरावनी कहानियों की चीरफाड़ करने वाले हैं। मतलब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो कौन सा फॉर्मूला है, वो क्या ब्लूप्रिंट है जो इन्हें इतना असरदार बनाता है। चलिए डर की इस बनावट को मिलकर समझते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस एक लाइन से। आहट सिर्फ एक आवाज नहीं, बल्कि एक अनदेखा साया है। ये लाइन आप जानते हैं, उस तरह के डर की एकदम सही तस्वीर खींचती है जिसे हम आज समझने वाले हैं। ये वो डर है जो कहानी के बाद भी हमारे साथ रह जाता है, बिल्कुल एक अनदेखे साए की तरह। किसी भी अच्छी भूतिया कहानी के लिए सबसे जरूरी क्या होता है? जगह। एक ऐसी लोकेशन जो अपने आप में ही बेचैन कर दे, जो बिल्कुल कटी हुई हो, अलग थलग हो। असल में डर का पूरा मंच यहीं से सजना शुरू होता है। हमारी पहली कहानी हमें ले जाती है भैरवपुर गांव। यहां डर का एक ठिकाना है, एक सेंटर पॉइंट, और वो है एक वीरान पुरानी हवेली। ये एक ऐसी जगह है जिससे पूरा गांव डरता है, और जिसकी टूटी खिड़कियों से जब हवा की साएं साएं की आवाज आती है ना, तो वो भी खौफ पैदा करती है। अब आते हैं हमारी दूसरी कहानी पर, और इसकी सेटिंग देखिए, बिल्कुल अलग है। यहाँ कोई एक बिल्डिंग नहीं है। डर का ठिकाना है कुसुमपुर जाने वाली एक सुनसान सड़क, जहां जोरदार तूफान चल रहा है। सोचकर देखिए, राख के रंग का आसमान, मूसलाधार बारिश, और एक ऐसी सड़क जहां कोई भी रास्ता भटक सकता है और एकदम अकेला पड़ सकता है। अच्छा, जगह तो तैयार हो गई, लेकिन इन डरावनी जगहों में फंसता कौन है? अब आते हैं किरदारों पर। और किरदार बहुत बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हम पूरी कहानी का डर उसी की आंखों से, उसी के नजरिए से महसूस करते हैं। और यहां पर दो एकदम अलग तरह के किरदार हमारे सामने हैं। एक तरफ है रीना, जो काफी बहादुर है, उसे शक है इन सब चीजों पर। उसका सीधा सा कहना है भूत वूत जैसी कोई चीज नहीं होती। और फिर दूसरी तरफ है रघु, एकदम लाचार, तूफान में खोया हुआ, जो बस भगवान से प्रार्थना कर रहा है, हे भगवान इस तूफान को रोको। तो एक है जिसे यकीन नहीं, और दूसरा जो पूरी तरह यकीन और डर में डूबा हुआ है। तो स्टेज सेट है, किरदार भी अपनी अपनी जगह पर हैं। अब देखते हैं कि डर धीरे धीरे बढ़ता कैसे है, ये अलौकिक घटनाएं कैसे शुरू होती हैं और कैसे पूरे माहौल को अपनी गिरफ्त में ले लेती हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये जो डर है, वो महसूस कैसे होता है? क्या वो कोई आवाज है, या कुछ ऐसा है जो हमारी आंखों के सामने हो रहा है? ये दोनों कहानियां सस्पेंस को बहुत अलग अलग तरीकों से बनाती हैं। यहां देखिए, डर पैदा करने के दो क्लासिक तरीके हमारे सामने हैं। आहट की कहानी में डर सुनाई देता है, वो अनदेखा है, जैसे कदमों की आवाज, कोई फुसफुसाहट, परछाइयां। डर धीरे धीरे रेंगता है। वहीं भूतिया चाय की दुकान में डर दिखाई देता है, लेकिन वो एक धोखा है, एक छलावा है। एक दुकान जो बिल्कुल असली लगती है, तूफान के बीच एक ऐसी लैंप जिसकी लौ जरा भी नहीं हिलती। ये एहसास कि जो हम देख रहे हैं वो सच है ही नहीं, ये शायद और भी ज्यादा खौफनाक है। एक और बहुत जरूरी बात, इन कहानियों में जो आत्माएं हैं, वो बस यूं ही दूरी नहीं हैं। उनके होने के पीछे एक बहुत बड़ी दर्दनाक कहानी है, एक त्रासदी। उनका गुस्सा, उनकी मौजूदगी, सब कुछ उनके अतीत के गहरे जख्मों से जुड़ा हुआ है। चाय की दुकान का मालिक रतन जब ये लाइन कहता है ना, अब आप जैसे कोई कोई आता है, तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये लाइन इशारा करती है एक कभी ना खत्म होने वाले चक्र की तरफ, जो एक बहुत ही काले अतीत से पैदा हुआ है। मतलब रघु वहां पहुंचने वाला पहला इंसान नहीं है, और शायद आखिरी भी नहीं होगा। और देखिए, दोनों ही कहानियों के पीछे की जो त्रासदी है, उसका पैटर्न लगभग एक जैसा है। 3 स्टेप्स में। पहला, धोखा। हवेली में पति का लालच, और चाय की दुकान में पत्नी की बेवफाई। दूसरा, एक हिंसक मौत। एक को जिंदा दफना दिया गया, तो दूसरे केस में एक खूनी मर्डर सुसाइड हुआ। और तीसरा, बदला या श्राप, जो एक अंतहीन आहट बन गया, या फिर भटके हुए मुसाफिरों के लिए एक भूतिया जाल। अब चलते हैं कहानियों के अंत की तरफ, और देखते हैं कि ये कहानियां ये कैसे पक्का करती हैं कि डर कहानी के साथ ही खत्म न हो जाए, बल्कि हमारे जहन में हमेशा के लिए बस जाए। दोनों ही कहानियां एक तरह के अंजाम पर पहुंचती तो लगती हैं, लेकिन उनके आखिरी कुछ पल एक बहुत ही परेशान करने वाला सवाल छोड़ जाते हैं कि क्या इस डर से कभी सच में छुटकारा मिल भी सकता है? आहट में देखिए क्या होता है। हवेली को जला दिया गया, डर का जो सोर्स था उसे ही खत्म कर दिया। सब ठीक हो जाना चाहिए, है ना? लेकिन नहीं, रीना को अपने ही कमरे में वही कदमों की आहट फिर से सुनाई देती है। मतलब साफ है, वो श्राप अब जगह से नहीं,
बल्कि रीना से ही जुड़ गया है। और चाय की दुकान वाली कहानी का अंत तो और भी डरावना है। रघु उस रात किसी तरह बच निकलता है, लेकिन सुबह जब वो अपना बैग लेने वापस जाता है तो वहां कोई दुकान नहीं, सिर्फ एक जला हुआ खंडहर मिलता है। और तभी भूतनी झूमर उसके सामने आ जाती है और वो बेहोश हो जाता है, यानी दिन का उजाला भी उसे उस डर से नहीं बचा पाता। तो सब कुछ मिलाकर देखें तो एक बात साफ है, ये कहानियां एक बहुत ही शक्तिशाली 4 हिस्सों वाले फॉर्मूले पर बनी हैं। एक सुनसान अलग थलग जगह, एक मजबूर या फंसा हुआ किरदार, एक दर्दनाक अतीत की कहानी और एक ऐसा अंत जो कोई जवाब नहीं देता बल्कि और सवाल खड़े कर देता है। यही वो ब्लूप्रिंट है जो डर को कहानी खत्म होने के बाद भी जिंदा रखता है। तो आखिर में एक सवाल, ये कहानियां हमें हमारे उन डरों के बारे में क्या बताती हैं जिन्हें हम कभी पीछे नहीं छोड़ पाते? शायद ये कहानियां सिर्फ भूत प्रेत के बारे में नहीं हैं। शायद ये हमारे उस गहरे डर को छूती हैं जो कभी ना खत्म होने वाले अतीत से, मिले हुए धोखों से और उन सदमों से जुड़ा है जो किसी जगह में नहीं बल्कि हमारी यादों में हमेशा जिंदा रहते हैं।